हेलो फ्रेंड्स, अक्सर जब हम कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, खासकर उम्र दराज पेशेंट मेनोपॉज आने के बाद या महीना आने बंद होने के बाद फीमेल जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको टेस्ट किया जाता है, विटामिन डी की कमी होती है या नहीं भी टेस्ट किया जाता है तो अक्सर उनको विटामिन डी के सैशे दे दिए जाते हैं, टैबलेट्स दे दी जाती हैं कि हर महीने खाते रहना या हर हफ्ते खाते रहना या रोज़ खाते रहना, इससे हड्डियाँ मजबूत होंगी, फ्रैक्चर्स होने का चांस कम हो जाएगा, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस कम हो जाएगा। तो क्या इसके बारे में कोई रियली सच्चाई है? क्या ऐसे ट्रायल्स हैं या डेटा है जो सजेस्ट करता है कि विटामिन डी सैशे में या टैबलेट में या लंबे समय पर इसके कैप्सूल्स देने से लोगों के हड्डियां वास्तव में मजबूत होती है? क्या हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस वाकई में कम होता है? क्या फ्रैक्चर्स होने के चांस वाकई में कम होते हैं? क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है? और ख़ासकर क्या ऐसे सिनेरियो में जब बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है तो वह क्या ये सही है कि हर व्यक्ति को हम लाइफ टाइम विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते रहे, सैशे देते रहे, सिर्फ इस नाम पे कि हड्डियाँ मजबूत होंगी? तो आज डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रायल डेटा अवेलेबल है जो इस मामले में हमें गाइड करता है कि पेशेंट्स को विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या इससे वाकई में हड्डियाँ मजबूत होती हैं या नहीं होती, कौन कौन सी स्टडीज़ ने इसको स्टडी किया है और क्या उनमें रिजल्ट मिला। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। बहुत सारे ट्रायल्स इस पर हुए, बहुत सारे डेटा अवेलेबल है। ज़्यादातर कोई भी ट्रायल शो नहीं करता है कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देने से पेशेंट को लंबे समय में फ्रैक्चर्स का कम होने का कुछ सिग्निफिकेंट चांस है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड टेस्ट हुआ है और उसमें एक सिग्निफिकेंट कमी की गई है तो थोड़े टाइम तक, जब तक कमी पूरी नहीं हो जाती तब तक आप उसको सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। कमी पूरी हो जाए तो बंद कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने के साथ जितनी भी स्टडीज़ हुई है, जिन्होंने ये देखने की कोशिश की कि इससे वाकई में पेशेंट के फ्रैक्चर का चांस, हड्डियों के मजबूत होने का चांस या पेशेंट के अलग अलग तरह के बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस में कुछ सिग्निफिकेंट फ़र्क मिलता है या नहीं, वो ज़्यादातर फ़ायदा नहीं दिखा पाए। इसलिए ज़्यादातर ट्रायल्स का डेटा नेगेटिव है और इस मामले में अभी तक काफ़ी हद तक कॉन्ट्रोवर्सी है। ये सारे ट्रायल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले, ताकि अगली बार जब भी कोई विटामिन डी आपको दे डॉक्टर तो आप उसे डिस्कस कर सकें कि इसमें क्या एविडेंस है और क्या वाकई विटामिन डी देने से पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहला है वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव स्टडी। इसमें लगभग 36,000 मीनोपॉज वाली फीमेल, यानी जिनका महीना आना बंद हो गया, एल्डरली उम्रदराज फीमेल्स में, उसमें 7 साल तक उनको फॉलोअप किया गया। उनको विटामिन डी और कैल्शियम के टैबलेट्स दिए गए और इसमें पाया गया कि हिप फ्रैक्चर्स के चांसेस में कुछ सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं देखा गया। उम्रदराज पेशेंट में कैल्शियम की कमी से सबसे ज़्यादा वर्टिब्रल फ्रैक्चर और हिप फ्रैक्चर ही देखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हड्डियाँ सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और जैसे ही जरा सा स्ट्रेस पड़ता है टूट जाती हैं। तो यही देखना था कि इन फीमेल्स में कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं, पर ये डेटा ज़्यादातर नेगेटिव आया। ट्रायल की दुनिया में अगर कोई भी ट्रायल में 3,000-4,000 से ज़्यादा के पेशेंट स्टडी किए जाते हैं तो उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफ़ी बड़ी ट्रायल माना जाता है, क्योंकि हर ट्रायल के पेशेंट को रिक्रूट करने के पीछे बहुत ज़्यादा फंडिंग लगती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा नंबर्स में स्टडीज़ नहीं हो पाती। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जिस भी ट्रायल में 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोग को देखा गया है, लंबे समय तक फॉलोअप किया गया, उसको बड़ी ट्रायल या ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। अब आप बोलोगे कि यार लाखों लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं, सबको दिया जाता है कैल्शियम, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, तो वो भी तो डेटा है, पर लेकिन वो ट्रायल डेटा नहीं है। ट्रायल डेटा का मतलब ये है कि आप पेशेंट को प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, स्टडी करो और सप्लीमेंट्स देने के बाद लॉन्ग टर्म फॉलोअप करो, ये देखने के लिए, प्रूव करने के लिए कि फ़र्क मिल रहा है कि नहीं। अगर आप किसी भी व्यक्ति का डेटा ले लो कि मैंने कुछ बोल दिया या किसी और डॉक्टर ने कुछ क्लेम कर दिया बिना कोई ट्रायल किए, तो उसके डेटा की इतनी वैल्यू नहीं होती है और उसको ज़्यादातर थोड़ा कम वैल्यूएबल डेटा माना जाता है। उसको स्टडी ज़रूर किया जाता है लेकिन उसकी साइंटिफिक वैल्यू कंपैरेटिवली कम है और उसको गाइडलाइंस में कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंस या तरजीह दी जाती है। इसी तरह से अगला ट्रायल है वीडा ट्रायल। इसमें विटामिन डी असेसमेंट था। 50 से 84 साल के एज के 5,000 अडल्ट लोगों में इसका ट्राई किया गया, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। इसमें 1 लाख यूनिट्स उनको दिया गया, एक महीने में 1 लाख यूनिट्स। नॉर्मली हम जो याद देते हैं वो 60,000 यूनिट्स देते हैं, इन्होंने 1 लाख यूनिट विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दिया हर महीने और इसमें इनको 3.3 ईयर्स तक फॉलोअप किया। इसमें फ्रैक्चर के चांसेस में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखा गया। अगला ट्रायल है डू हेल्थ ट्रायल। इस ट्रायल का पूरा नाम है विटामिन D3 ओमेगा 3 होम एक्सरसाइज हेल्थ एजिंग एंड लॉन्गेटिविटी ट्रायल। इसमें लगभग 2,000 लोगों को असेस किया गया 70 साल की उम्र के बाद और इसमें लगभग 2,000 यूनिट्स विटामिन डी हर रोज़ और ओमेगा 3 फैटी एसिड दिया गया, उनको एक्सरसाइज भी कराया गया
और उनको प्रोटीन्स वगैरह भी दिए गए और इसमें भी कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखा गया। 3 साल तक लोगों को फॉलोअप किया गया और कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं देखा गया। नेक्स्ट ट्रायल है डीपार्ट ट्रायल। डीपार्ट ट्रायल का पूरा नाम है विटामिन डी इंडिविजुअल पेशेंट एनालिसिस ऑफ रैंडमाइज ट्रायल्स। इसमें 11 रैंडमाइज ट्रायल में लगभग 31,000 पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करके उनका डेटा कंपेयर किया गया और इसमें पाया गया कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से फ्रैक्चर होने के चांस में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखा गया है। और अगर कैल्शियम के साथ अगर उसको मिलाया गया तो थोड़ा सा फ़र्क देखा गया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। माइल्ड सा डिफरेंस कैल्शियम के साथ देने में इस ट्रायल में मिला, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके अलावा होराइजन रिकरेंट फ्रैक्चर ट्रायल में जोलेंड्रोनिक एसिड और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन को साथ में असेस किया गया। जोलेंड्रोनिक एसिड फ्रैक्चर्स के चांस को कम करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी जाती है। उस ट्रायल ने ये शो किया कि जोलेंड्रोनिक एसिड देने से डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा हुआ, फ्रैक्चर के चांस जो नए आने थे रिकरेंट वो कम हुए, पर विटामिन डी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो ये मेडिसिन ज़रूर इफेक्टिव है, इस ट्रायल में ज़रूर ये साबित हुआ, लेकिन विटामिन डी देने से कुछ खास फायदा नहीं देखा गया। इसी तरह से वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव कैल्शियम एंड विटामिन डी ट्रायल एक्सटेंशन जो है WHI ट्रायल का हमने पहले बात किया था, उसी ट्रायल का ये एक्सटेंशन स्टडी था जहाँ पे लगभग 29,000 पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल को और 5 साल असेस किया गया। WHI ट्रायल में 7 साल असेस किया था, उसके बाद और 5 साल फॉलोअप किया, तो उसमें भी कुछ खास सिग्निफिकेंट हिप फ्रैक्चर के चांस में कम नहीं देखा गया। इसी तरह से था रिकॉर्ड ट्रायल जिसका पूरा नाम है रैंडमाइज इवैल्यूएशन ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी ट्रायल। इसमें लगभग 5,000 उम्र दराज 70 साल से ऊपर मेल और फीमेल्स को असेस किया गया, पर इसमें भी हिप फ्रैक्चर्स के चांस में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखा गया। इसी तरह से एक फिनिश जेरियाट्रिक इंटरवेंशन स्टडी फॉर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी यानी फिंगर ट्रायल था। ये बेसिकली विटामिन डी से लोगों के मेमोरी फंक्शन में क्या डिफरेंस देखा जा रहा है या पेशेंट की याददाश्त में कुछ फ़र्क मिल रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए स्टडी किया गया था। लेकिन फाइनली इसमें भी उन्होंने फ्रैक्चर्स को जो असेस किया तो वहाँ पर भी कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला, और इसमें भी साथ ही साथ वो फ्रैक्चर्स को भी असेस कर रहे थे तो कुछ खास फ़र्क नहीं देखा गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी रैंडमाइज ट्रायल्स है जहाँ पे विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए गए। यहाँ पे ज़्यादातर ये देखा गया कि कैल्शियम और विटामिन डी दोनों साथ में देने से थोड़ा भले फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आइसोलेटेड विटामिन डी देने से या आइसोलेटेड कैल्शियम देने से भी उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। ज़्यादातर जो कंबाइंड डेटा है उसमें थोड़ा बेनिफिट देखा गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं और ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। और उसमें भी कितने समय तक कैल्शियम देना है, कितने समय तक विटामिन डी देना है, उसमें क्लियर कोई कंसेंसस नहीं है। छोटी मोटी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ है जहाँ पे लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशन बताया कि मैंने इतने पेशेंट को दिया और ये फ़ायदा हुआ, जिसकी ट्रायल डेटा में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता है इस डेटा को। तो वैसे स्टडीज़ ने थोड़ा बहुत फ़ायदा दिखाया है, लेकिन वो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट या इफेक्टिव या ऑथेंटिक डेटा नहीं है। कुछ और सब ग्रुप एनालिसिस किए गए बाकी स्टडीज़ के, जहाँ पे विटामिन डी सप्लीमेंटेशन को अलग अलग स्टेटस और अलग अलग एज और विटामिन डी लेवल्स के हिसाब से उन्होंने असेस किया, और वहाँ पे ये पाया गया कि अलग अलग एज और अलग अलग स्टेटस और अलग अलग सप्लीमेंटेशन के हिसाब से अलग अलग कितना लोग कंप्लायंस कर रहे हैं, दवाई को ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उसके हिसाब से रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। पर कोई भी ट्रायल ने अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं दिया है। तो अगली बार अगर आपके डॉक्टर आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देते लंबे समय के लिए, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसके लिए फ़ायदा कुछ है भी या नहीं। मान लीजिए विटामिन डी वेजिटेरियन लोग की डाइट में वैसे थोड़ा कम होता है, तो आप इसको छोटे ड्यूरेशन के लिए ले, जब तक उसका रिक्वायरमेंट पूरी ना हो जाए 2-3 महीना तक, तब तक चलेगा। लंबे समय तक इसको लेने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखा गया है, और लॉन्ग टर्म इसके साथ जो भी डेटा है वो ज़्यादातर नेगेटिव है। तो आज के डेट में एटलीस्ट अभी तक बहुत कोई बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं है जो ये शो करता है कि इससे वाकई हड्डियाँ मजबूत होती है और वाकई इससे फ़ायदा होता है और वाकई सब व्यक्तियों को विटामिन डी देना चाहिए। ऐसा कोई डेटा अभी तक अवेलेबल तो नहीं है। मे बी इन फ्यूचर इस तरह का कोई डेटा आता है तो हम ज़्यादा ऑथेंटिकली आपको बोल पाएंगे, पर एज ऑफ नाउ जो डेटा है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। इसके अलावा कैल्शियम पर और मिल्क किससे फ़ायदा होता है या नहीं, उसके लिए क्या ट्रायल डेटा है, उस पर भी हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।